मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब और इसके साथ साथ भारतीय स्वाधीनता दिवस की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही हम सब के लिए खास है। आज हमारे हमराही के इस सफर का ये 50वां एपिसोड, आजाद भारत के सफर का 75वां स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त का दिन, और रविवार तो है ही। तो फिर बताइए, प्रोग्राम खास है या नहीं है? और जब 50वां एपिसोड है, इतनी सब बातें एक साथ हो रही हैं, तो फिर आज के प्रोग्राम में आने वाले हमारे मेहमान भी खास होने चाहिए ना। बस कोशिश हमने भी कुछ ऐसी की है भाई। अब हमारे आज के जो मेहमान हैं, इनकी हम जितनी खासियतें बताएं उतनी कम है। इनका जन्म हुआ राजस्थान में, पले बड़े मुंबई में, और आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या यूं कहिए कि अपनी कर्म भूमि जिन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े हुए राज्य को बना रखा है। आज के हमारे मेहमान इन्हीं सब विशेषताओं को लिए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, भूमिकाएं बहुत सारी हो गई, तो चलिए अब और ज्यादा आपका इंतजार नहीं बढ़ाएंगे और इनवाइट करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान श्रीमान मुकेश जैन और उनकी श्रीमती जी उषा जैन मैम। तो मुकेश जी और उषा जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है हमराही के इस 50वें और विशेष कार्यक्रम में। जी नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुकेश जैन और उषा जैन का सप्रेम नमस्कार। आप सभी को सर्वप्रथम हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। क्या बात है, वाह, बहुत ही जबरदस्त। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। कार्यक्रम का नाम है हमराही। हमराही का कारवां शुरू हो चुका है 50वें एपिसोड का। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से उषा जी और मुकेश जी का स्वागत करते हुए, तो हम चाहेंगे मुकेश जी, हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं रेडियो मधुबन की संपूर्ण टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके जरिए हम अपनी आवाज न केवल हमारे दृष्टिबाधित समाज तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि हम अपनी आवाज जो है, हम विश्व भर के लोगों तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। पल भर में हम विश्व से जुड़ सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म जो रेडियो मधुबन की पूरी टीम ने जो बनाया है और जिस संकल्प के साथ बनाया है, जिस उद्देश्य के साथ बनाया है, सबसे पहले तो मैं उनको नतमस्तक होकर बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं उनकी, और मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अब मेरे बारे में बताऊं, वैसे तो एक परिचय में सारी बातें करना तो संभव नहीं है, लेकिन जितनी हो सके हम कोशिश करेंगे। मेरा नाम मुकेश जैन है। मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित हूं। मैंने अपनी शिक्षा जो है LLB तक मुंबई यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। सन 2001 में मैंने अपनी शिक्षा LLB तक मैंने ग्रहण की। उसके बाद 2001 से 2004 तक मैं मुंबई हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट मैंने वर्क किया। उस दौरान मैंने एक legalpundit.com करके एक वेबसाइट है जो कि आम जनता तक जो है हमारे जो कानून है उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में
पहुंचाने का काम करती है। तो उस वेबसाइट के लिए मैंने विभिन्न कानूनों पर जो है अपनी समीक्षाएं लिखी है। एज अ मैं कंटेंट डेवलपर वहां वर्क करता था। उसके पश्चात 2001 से 2004 के बीच मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक हमारे जो गुरु रहे हैं सीनियर एडवोकेट हरीश जक्यानी सर, जो कि इंटरनेशनल लॉयर हैं, उनकी ऑफिस में मुझे 3 वर्ष तक एज अ एडवोकेट मुझे वर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दौरान मैंने काफी सारी चीजें जो लॉ से प्रोफेशन से होती है वो मैंने सीखी उनके साथ रहकर, और वो मेरे इस प्रोफेशन में गॉड फादर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि उनके कारण जो है आज मैं इस प्रोफेशन में आगे बढ़ पाया हूं। 2004 के बाद जो है ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला था जो कि PWD के लिए होता है। तो मुझे 2004 में मैंने फॉर्म भरा हुआ था NAB, जो एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड करके एक संस्था है, NAB नामक, मुंबई में। वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है। तो वहां पर जो हमारे PWDs हैं, स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो मैं किसी वक्त जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो मैंने वहां भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। हालांकि कोई मुझे पता नहीं था इसका क्या फायदा होता है और क्या नहीं, बट मैंने करवा लिया था और मैं चला आया था। अचानक से मुझे फोन आया करीबन 6 साल बाद, ये करीब मैंने 97-98 में रजिस्टर कराया होगा जब मैं कॉलेज में था। अचानक से 2004 में मुझे फोन आया कि हम NAB से बात कर रहे हैं और आपने लॉ की शिक्षा प्राप्त की है, तो आपके लिए एक वैकेंसी आई, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उस वक्त तो मुझे पता नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करने के क्या मायने होते हैं और क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैंने तो बस कैजुअली कह दिया ठीक है, आते हैं हम आपके ऑफिस में, कांटेक्ट करते हैं। तो वहां पर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छत्तीसगढ़ में जाकर आपको काम करना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले तो बहुत ही धक्का लगा, क्योंकि मैं मुंबई के बाहर मतलब काम करने के लिए मैं कहीं गया नहीं था। निसंदेह पिकनिक के लिए तो जाते हैं हम, लेकिन इस तरह से वर्क करना है वहां जाकर, तो काफी धक्का लगा। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसको हम परिवार के साथ शेयर करेंगे। फिर धीरे धीरे परिवार के साथ शेयर किया, और फिर 2004 में मैं छत्तीसगढ़ में आया, और 2004 से अब आज तक मैं NTPC नामक जो कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि बिजली का निर्माण करती है, इस कंपनी में कानूनी विभाग में मैं एज सहायक विधि के रूप में मैं अब कार्यरत हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं। क्या बात है, वाह, बहुत ही खूबसूरती से जैन साहब आपने अपने परिचय में सारी बातें बताई। और निश्चित रूप से इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जी कि 2004 में जब मैं यहाँ आया जी, तो दरअसल मैं LLM भी कर रहा था उस वक्त जी, लेकिन LLM मुझे अधूरा छोड़ देना पड़ा जी। और उसका कारण भी यही है जिसके कारण हम आज आप सभी के बीच उपस्थित है। एक्चुअली मेरा विवाह तय हो गया बीच में। तो विवाह जब तय होता है, जब शादी की बात आती है, तो आप सभी को तो पता ही हो कि शादी के लड्डू कितने सुहावने होते हैं। क्या बात, जिसके सामने सारा विश्व जो है, हमें जो है सारे विश्व की जो कि अर्थ की बातें होती है, वो उस वक्त के लिए हमें अर्थहीन जो है प्रतीत होती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो शादी के लड्डू हमने खाए तो LLM छोड़ देना पड़ा। जी। तो फिर हमने यहाँ आकर सोचा कि नहीं, अपनी शिक्षा को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ आकर LLM भी डिस्टेंस एजुकेशन से कंप्लीट किया अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, और मैंने MBA भी डिस्टेंस एजुकेशन से सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से कंप्लीट किया है। क्या बात है, वाह वाह। मतलब देखिए, ये उस समय LLM भले ही थोड़ी देर के लिए रुक गया हो, लेकिन आज उसी की बदौलत आप हमराही के 50वें एपिसोड में मेहमान बन करके आए हैं रेडियो मधुबन के मंच पर। कि हम 50वें एपिसोड में आप सभी के बीच एक विशेष दिन पर और विशेष एपिसोड पर, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भाई साहब, बिल्कुल निश्चित रूप से। और मैं श्रोताओं को ये भी याद दिला दूं कि मुकेश जैन सर हमारे एक और जो कार्यक्रम आता है मन की आंखों से, उसमें भी मेहमान बन करके आए थे 2020 में।
खैर, तो अब थोड़ा सा परिचय जो है वो उषा जी का भी ले लिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, थोड़ा उषा जी हमारे श्रोताओं को बताइए अपने बारे में, ताकि आपसे भी हमारे सभी श्रोता जो हैं वो रूबरू हो सकें। हेलो जी, मेरा पूरा मुंबई में ही हुआ है, शिक्षा वगैरह एजुकेशन वगैरह सब आपका मुंबई से ही है? हुआ है। ओके। और फिर 99 में मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। उसके बाद मैंने जॉब की, मैंने पैथोलॉजिस्ट के लिए ये किया था। ओके। और मैं पैथोलॉजिस्ट करके जॉब कर रही थी जी। 2002 तक मैंने पैथोलॉजिस्ट जॉब किया। ओके। उसके बाद मुकेश के साथ शादी हो गई मेरी। ओह, गुड गुड जी। जॉब करते करते मेरी मैडम भी बोलती कि नहीं, आप पैथोलॉजिस्ट नहीं छोड़ो, शादी मत करो, ऐसे बोल रही थी। लेकिन नहीं, फिर मेरे घर वाले भी बोले कि नहीं, आप जैसे बोलेंगे वैसे होगा आपका, कि आपको जॉब करना है, पैथोलॉजिस्ट करना है या शादी करना है। मैं बोली कि नहीं, जो सोचने के लिए टाइम चाहिए। फिर मुकेश के लिए भी बहुत टाइम में रखड़ाया, 3 महीने रखड़ाया उसको। जी जी जी। शादी के लिए 3 महीने रखड़ा अरे बाप रे बाप, क्या बात है, आपने इतने दिन उनको वेट कराया। 3 महीने तक वेट कराया। जी 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 जी। फिर एक बार इन लोग डायरेक्ट मेरे घर पे आ गए। अच्छा। हाँ, जून के 16 जून को मेरे घर पे आ गए कि हम लोग अभी सगाई करके ही जाएंगे। ओह गुड। कुछ भी हो आपका, हाँ या ना हो, लेकिन हम लोग को सगाई करनी जी। 2002 में ही हम लोग का 16 जून को हम लोग का एंगेजमेंट हो गया और 28 जून को हम लोग की शादी हो गई। क्या बात है, वाह। अच्छा, आपको उषा जी कोई डिसेबिलिटी है या आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है डिसेबिलिटी? नहीं नहीं नहीं, मैं भी एक हैंडीकैप हूँ। मेरा लेफ्ट लेग में पोलियो है। ओके ओके। बचपन से हुआ था, मुझे 9 मंथ्स की थी तभी हुआ है पोलियो। अच्छा, मुझे ओके तो ओके। उसके बाद मैं स्कूल पढ़ाई मेरा नॉर्मल स्कूल से ही हुआ है। जी जी। और 7 इयर्स के बाद मुझे कैलिपर पहनना लगा। 7 इयर्स के बाद 7 इयर्स तक मैं नॉर्मल चल रही थी। ओके। उसके बाद मुझे 7 इयर्स में ही कैलिपर पहनना पड़ा। और फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल में भी रखा था, मतलब कि कुछ बन सके ऐसा। तो नॉर्मल स्कूल से मैंने हॉस्टल से ही नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाई की है जी। और फिर बाद में मैं पढ़ाई करते करते अदर एक्टिविटी भी की उसके साथ साथ। सिंगिंग, गेम वगैरह सब। मैं कराटे, ये सब हर कुछ, मतलब इसमें हॉस्टल में रह रह के सीख ली है। वाह, हर चीज जो कुछ लड़की नहीं कर पा रही है ऐसा बोलते हैं, वो सब मुझे करना है। सर, ये कराटे चैंपियन है तो डर के भी रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन कराटे आपने सीखा, लेकिन मुकेश जी तो बिल्कुल ही आपको सिंपल मिल गए ना, सीधे साधे। इनके तो जरूरत ही नहीं पड़ी होगी कभी कराटे। जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके सामने जो कोई आता है उनको मेरी जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। दूर रहो मेरे से, अभी मुकेश जी से सब डर के रहते होंगे। नहीं नहीं नहीं, मुकेश जी से नहीं। मुकेश जी को कोई डराता है ना, वो मुझे डरते हैं ज्यादा कि इनसे दूर रहना चाहिए, तभी मुकेश जी ये करेंगे नहीं कुछ। तो आपको मैम 40% मतलब डिसेबिलिटी कह सकते हैं ना? 70% है मुझे। 70% है, ओके ओके। धीरे 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 जैसे मेरा ये होते गया तो मेरा थोड़ा थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम होते रह गया। जैसे मैं 10th 11th में गई ना, थोड़ा पाव और मुझे हाइट कम पड़ती जा रही थी, मतलब पाव की हाइट बढ़ नहीं रही थी। ओके। तो मुझे कैलिपर में थोड़ा चेंजेस करना पड़ता था ऐसे। लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं कुछ ऐसे, मतलब नहीं, जो है उससे जो कुछ भी है मैं आगे बढ़ती रहूंगी, पीछे नहीं आना है किसी चीज के लिए ऐसे। और वैसे ही मुझे मम्मी या मेरे ज्यादा करके मेरे पापा ने सपोर्ट किया है कि नहीं, तुम जो नई लड़कियां करती है वो तुम करना है बस। मेरी लड़की होके भी लड़के जैसे ही रहना है। हेलो, क्या बात है। जी जी जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। तो आप दोनों से बातचीत यूं ही अभी हम जारी रखेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर और भारत को आजाद हुए लगभग 75 वर्षों के बाद भी रेडियो मधुबन को हमराही जैसा कार्यक्रम करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे समाज को समझना चाहिए कि हर एक इंसान को एक इंसान की तरह देखा जाए, उसको उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर कतई नहीं देखा जाए। आपने अभी सुना, उषा जी कराटे चैंपियन भी हैं और वो सब किया जो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति
कर नहीं सकता, जिसको किसी तरह की थोड़ी बहुत फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। खैर, तो मुकेश जी। जी सर। कैसे मिलना हुआ उषा जी से आपका, जरा बताइए हमारे श्रोताओं को। जी 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 बिल्कुल। जैसे मैंने बताया सर कि 2001 में मेरे LLB कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में दरअसल एक प्रश्न चिन्ह भी था कि अब करियर में क्या करें, क्योंकि उस वक्त जो है हमने पढ़ाई तो कर ली थी, क्योंकि LLB में जो है हमें एक यूं कहे कि एक दोस्त भी मिली थी मुझे, जिसने मुझे LLB के लिए गाइड किया। उसके बारे में हम आगे चलकर बताएंगे यदि अवसर प्राप्त हुआ तो 2001 में जो है हमारी LLB कंप्लीट हुई। उसके बाद में हमारे घर में ये है कि हमारे घर में ये चलन है कि जैसे अगर आप 20-25 साल आपके हो जाते, 24-25 साल हो जाते हैं तो आपको शादी कर लेनी है, क्योंकि हमारे सभी भाइयों की शादी जो है जल्दी हुई है। तो हमारे बारे में भी उनकी यही उम्मीदें थी। तो LLB कंप्लीट होने के बाद उनका तो यही लक्ष्य था कि अब इसकी शादी करवा दी जाए करके जी। तो उसके लिए खोज वगैरह शुरू हुई, खोजना वगैरह सब आरंभ हुआ। और उस वक्त फिर ये था कि हमारे भाई जो है उन्होंने इसमें स्पेशल रोल अदा किया। भाई जो है हमारे टाइम टू टाइम जब भी उनको बिजनेस वर्क के लिए बाहर जाना पड़ता था आउट ऑफ स्टेशन, तो वो बिजनेस अपने वर्क के साथ एक मोटो ये भी रखते थे कि वहां कहीं एजेंट हो या उनसे बात करें या आसपास के लोगों से बात करें। तो इस तरह का उनका प्रयास चलता था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। तो अचानक हमने सुना कि एक संस्था है, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, वो विकलांग के लिए कार्य करती है। उनके द्वारा एक विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ था 2002 में। जी 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 जी। तो वहां पर हमने फॉर्म भरा और हम वहां गए। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि भाइयों को वगैरह को मतलब अब तक सफलता नहीं मिली थी। तो उन्होंने ये कहा कि हम जस्ट कैजुअली जाके तो देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे होते हैं। तो हम वहां गए तो सभी अपना अपना परिचय दे रहे थे। तो ये भी यहाँ पर आई हुई थी, मेरी वाइफ भी वहां आई हुई थी, लेकिन वो अपने लिए नहीं आई हुई थी। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। करने के लिए आई हुई थी। तो जैसे ही इसने अपने फ्रेंड का परिचय देना शुरू किया, तो हमारे साथ में मेरे भाई गए थे और मेरे भाभी भी गई थी। तो जैसे इसने जब परिचय देना शुरू किया अपने फ्रेंड का, हमारे भैया भाभी ने कहा कि नहीं, इनसे बात करेंगे, ये इसके लिए अच्छी एक चॉइस हो सकती है। तो फिर जैसे सबका परिचय कंप्लीट हुआ तो हमारे भैया भाभी इनके पास गए और इनसे फिर अप्रोच किया, इनको फिर मतलब बात बताई वगैरह। तो इसने यही कहा कि भाई मैं तो अपने लिए आई नहीं हूँ, मैं तो अपने फ्रेंड के लिए आई हूँ, लेकिन आपने जो बात कही है मैं अपने भैया से पूछूंगी और फिर बताऊंगी। जी जी जी। हमारा वहाँ पर परिचय हुआ। तो फिर कितने दिन बाद जवाब आया जैन साहब? जी 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 जी। अब हुआ ऐसा कि जब इनके साथ जब बातचीत हुई तो बात करने से हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। हमें भी लगा कि यार हाँ, बात अच्छी है। और एक दृष्टिवान साथी, एक दृष्टिबाधित कैंडिडेट के लिए ये भी जरूरी होता है। जैसे कोई भी साइटेड पर्सन जब अपनी चॉइस देखता है तो सुंदरता देखता है, सौंदर्य देखता है, लेकिन एज अ ब्लाइंड पर्सन के लिए वॉइस भी मैटर करती है ना। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो जिस तरह से वो बात कर रहे थे तो मुझे काफी प्रभावित किया फर्स्ट डे इन्होंने। तो फिर सेकेंड डे ये हुआ कि हमारे भैया भाभी ने फॉलो अप करना शुरू नहीं किया, हमने फॉलो अप करना इनसे शुरू किया। बस फिर तो इंतजार हो ही नहीं रहा था ना आपसे तो। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन हम मिले थे वो रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। अरे बाप रे बाप। जब मन में वो मतलब उसी दिन छा गई थी। क्या बात है, क्या बात। जी जी जी। तो उस वक्त दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने ये सोचा कि मैं फोन करूंगा। तो सर उस वक्त क्या था ना कि फोन घर पर नहीं हुआ करते थे। मतलब उस वक्त मतलब हमारे पास फोन नहीं था, स्पेशली लैंडलाइन नहीं था उस पहले तो था। अच्छा था क्या? अच्छा लैंडलाइन था, लेकिन एक्चुअली ये होता है ना कि अब
पर्सनल बात करनी है तो घर पे सबके सामने नहीं कर कैसे सकते, करेंगे, है ना? एग्जैक्टली, जी और जी जी। अपने को उनसे जुड़ना है, अपने लेवल पर बात करनी है। और उन तो दिनों मोबाइल बाहर- का इतना चलन नहीं था। नहीं था। तो उस वक्त क्या था सर, पब्लिक पीसीओ हुआ करते थे, है ना? उसमें ये होता था कि 1 रुपीज एक सिक्का डालो। सिक्का डालो। उस दिन मैंने जो है मतलब क्या कहे उसको, मतलब एकदम लोभ के चक्कर में करीब 60-70 कॉइन मैंने जेब में भर लिए। 10 कॉइन जो है आगे के जेब में भरे, 10 कॉइन पीछे के जेब में, क्योंकि कोई जगह रह नहीं जाए मतलब कॉइन के बिना। एक ही इसमें अगर देखे तो कोई पूछे ना, कोई पकड़ न ले करके। हम नीचे गए, फिर हम अपना कॉइन एक एक डालते गए। फिर हमने इनको बात की कि भैया आपने क्या सोचा, तो इन्होंने बोला कि अरे हम कल ही तो मिले हैं और आप आज पूछ रहे हो कि क्या सोचा। बात सही है। अभी तो मुझे अपने भैया से बात करनी है। मैंने सोचा नहीं, आप बताइए, आप भैया को बाद में पूछिए आपको क्या लगा वो बताइए करके। तो मैंने इस तरह से, अब ये तो शर्मा भी रहे थे अब, और ऐसा है कि अब इमीडिएटली क्या इनको बोले, लेकिन फिर भी बात करते करते एक बात तो इन्होंने कह दी कि ये हम आपको नहीं कह सकते हैं कि हम आपसे करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन करके तो आप ही से शादी करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी से भी नहीं करेंगे। ओहो, क्या बात है, वाह। मतलब एक तरह से 50% तो काम हो ही गया। जी बिल्कुल। मतलब पूरे 3-3.5 घंटे हमने बात की। मतलब मैं ये कहकर निकल गया था घर से कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ करके, और उस पीसीओ पर डटा रहा। पता चला कॉलेज पीसीओ में हो रहा है। जी बिल्कुल। और मैंने इनको फोन किया था, ये क्या है कि उस वक्त पे 8 बजे ही जॉब पर चली जाती थी अपने क्लिनिक में। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैंने इनको फोन किया तो किसी का डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ, कोई पेशेंट का या कुछ नहीं। मुझे भी अपनी बात करने मिल गई और मुझे अपना आंसर भी मिल गया उसी दिन से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब वो 1 रुपए का कॉइन जो है, का कॉइन, और उसके पास जब भी हम बातें करते थे तो कॉइन हमेशा मैं मतलब जो है अपने पास रखता था, कॉइन का भंडार। उसके बाद तो कॉइन की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद समझ में आ गई कि कॉइन का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या है नहीं करके, इस तरह से। और उस वक्त सर क्या होता था कि मेरे पास अभी जैसे मैं कॉलेज में जाता था तो उस वक्त तो सर मोबाइल नहीं होते थे, है ना? तो उस वक्त एक पेजर करके डिवाइस आता था, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, पेजर में कि एक छोटा सा डिस्प्ले होता है और उसमें केवल आपका नंबर शो होता है। जैसे कि आप मान लीजिए मेरे पास पेजर और डिवाइस रखा है, अब ये कहीं पर भी रहती थी तो वो मुझे पेजर पे मैसेज करती थी, तो उस पेजर पे वहां का नंबर आ जाता था। अच्छा। तो मुझे फिर पता चलता था कि हाँ ये इसने कॉल किया है और इस नंबर पे अवेलेबल है, तो फिर मैं सिक्के लेकर जाता और पीसीओ से और शुरू हो जाता। क्या बात, रहा नहीं जा रहा था ना। मतलब अब जब मुलाकात हुई है तब मतलब अब रहा नहीं जा रहा काम से, बस इंतजार भारी पड़ रहा था तब तो, काफी भारी पड़ रहा था। तो सर हम जो मिले थे मार्च 10 तारीख था, 10 मार्च 2002 में हम मिले थे, और 16 जून 2002 को हमारी सगाई भी हो गई और 28 जून 2002 को हमारी शादी भी हो गई। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त कहानी। तो उषा जी आपके उधर क्या चल रहा था? ये तो रहे इधर मुकेश जी के सिक्कों की कहानी, लेकिन आपने कब मतलब कैसे बनाया भैया को और क्या हुआ थोड़ा बताइए। भाई के ऊपर छोड़ दिया था, वो बोल रहा है तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मैं कोई ये नहीं करने वाला। फिर ना इनकी मम्मी बार बार भाई को कॉल करती थी ऑफिस में, बोलते मेरे बॉस भी बोलने लगे किसका कॉल आता है रोज रोज आपको। तो फिर बोलते हैं नहीं मेरे बहन के लिए ये आ गए हैं, तो उनकी मतलब सास है वो बार बार पूछ रही कि क्या हुआ, तक क्या है करके। तो फिर एक बार मैं ना थक गई रोज रोज सुन के, मैं बोली उनको बोल देना अभी मैं तैयार हूँ, चलो। हाँ, और फोन आया उससे अच्छा है कि बोल दो भाई तैयार है। नहीं क्या मालूम, मैं भी इधर जिधर
क्लिनिक में काम कर रही ना, मैडम भी मुझे बोलने लगी कि कितने फोन आते हैं। उनके पापा भी बैठते थे उधर, तो वो भी बोलते कि उषा के आजकल बहुत फोन आ रहे हैं। तो लेकिन मुझे नहीं दे रहे थे वो लोग फोन, आ रहे थे, बोलते बिजी है, ऐसा कभी कभी बोल देते कि आई नहीं, कि बाहर गई है, किधर पेशेंट को देखने गई, ऐसे कुछ बोल के टाल देते थे कभी कभी इनको। मैं परेशान हो गई, तो मैं बोले भाई अभी आप बोल देना कि मैं तैयार हूँ, बस अभी मैं तैयार हूँ, मैं थक गई हूँ इनका रोज मतलब मम्मी बहुत ज्यादा कॉल करने लगी थी मतलब। लेकिन कभी ये नहीं आया उषा जी मन में कि मैं अभी ये बोलता हूँ नहीं भाई मैं नहीं तैयार हूँ, आप लोग परेशान मत कीजिए? हाँ नहीं ऐसा मैं कभी, इसका उल्टा भी तो हो सकता था ना। हाँ लेकिन मेरे बड़े भाई है ना, उनको पसंद नहीं था। वो बोले कि मेरी बहन अच्छी पढ़ी लिखी है, वो खुद के पैर में हाँ, तो तुम क्यों लाइन से शादी कर रही हो? मैंने भाई को भी मना कर दिया, आप क्यों कर रहे हो, ऐसा बोल रहे थे। तो लेकिन मम्मी नहीं मान रही थी, मम्मी मतलब मेरी मेरी भी मम्मी तभी थी मतलब, तो वो बोली कि अगर इन लोग इतने एक कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोले, एक जवाब दो, हाँ या ना। बिल्कुल सही है, बस न किसी को ऐसा ये नहीं करो। हाँ, बिल्कुल किसी को इतना वेट मत करो, पीछो मत ज्यादा, हाँ या करो बस। तो फिर भी नहीं, मैंने एक ही नहीं मतलब हाँ बोली नहीं थी बहुत दिन तक। 3 महीने मैंने वेट करा के फिर मैं बोली चलो बाबा अभी मैं हाँ बोलती हूँ, मैं अभी थक गई हूँ। वहाँ पे जब गए थे परिचय सम्मेलन में आप उषा जी, आपकी फ्रेंड के लिए, मेरे फ्रेंड थे, वो भी हैंडीकैप थे। फ्रेंड ने तो नहीं कहा कि भाई तू मेरे लिए गई थी कि खुद के लिए गई थी? नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे। फिर उनकी हुई कि नहीं हुई? क्या एक्चुअली मैं उनका परिचय पूरा करके दिया था मतलब, और उन्होंने भी अपने लिए लड़की एक ही, मतलब वो फ्रेंड दोस्त था, लड़का था, तो उन्होंने अपने उसी में से एक लड़की एक ही थी, चुन ली थी। जी। तो मैं अपना काम करके निकल ही रही थी, उतने में इनके भाभी ने मुझे बुला दिया, आ जाओ करके, मुझे आपसे बात करना है। तो मैं बोली ठीक है, मैं थोड़े टाइम में आती हूँ, मैं थोड़ा उनको छोड़ के बाद में आपसे बात करती हूँ। तो मैं ना ये भूल गई, और फिर मैं निकलने वाली थी, मतलब हम लोग निकलने वाले थे बाहर दरवाजे से, तभी उसके भाभी वापस आ गए, क्या मुझे आपसे बात करनी। तो मैंने पूछा ठीक है कीजिए ना। तो बोले कि मेरे देवर है, आप उनसे मतलब उनके लिए हम लोग आ गए हैं, तो आप हमें पसंद है ऐसे। तो मैं बोली सॉरी आप ना गलत समझ रहे हैं, मैं किसी और के लिए आई, मैं अपनी शादी के लिए नहीं आई है। वो बोले नहीं फिर भी आप सोच लीजिए, मेरे देवर इधर ही बैठा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के इनके पास लेके आए एकदम भाभी ने। तो मैं बोली ठीक है ना। तो बोले कि हाँ मेरे देवर है ना, अब ब्लाइंड है, मतलब दिखता नहीं है। तो बोले नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। तो वो एकदम खुश हो गए, मतलब अरे मुझे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बोलेगा तो एकदम मुझे वो ये हो गई एकदम कि क्या बोलूं। तो फिर उनके मतलब इनके भाई भी थे बाजू में बैठे थे, तो उन्होंने बात छेड़ी कि ऐसे ऐसे वगैरह। तो मैं बोली ठीक है आप मेरे भाई का नंबर ले लीजिए, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, मैं जो भी है मेरे भाई करेंगे, मैं बता दी बस। क्या बात है, वाह, बहुत ही जबरदस्त कहानी है आप दोनों की। और आमतौर पर जो है लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ऐसे में, लेकिन दोनों ने पेशेंस रखा और फिर 2002 में जो है आप लोगों की मैरिज हो गई। बहुत उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई ना? नो कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम मतलब मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कभी तो लगा होगा ना कि अभी मुंबई तो ठीक है लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे अभी? हाँ, जब शुरू में मैं यहाँ पे आई ना, बहुत इधर की लाइफ बहुत स्लो, फिर बॉम्बे में कहाँ मुंबई कभी नहीं रुकने वाली मुंबई। और यहाँ पे तो 7 बजे स्टॉप होता है सब, 7 बजे के बाद कुछ नहीं होता, इधर अंधेरा। उधर रात के 12, 1, 2 बजे तक हम लोग काम कर सकते हैं बॉम्बे में, लेकिन इधर 7 बजे एकदम स्टॉप, बस कोई इधर से उधर भी नहीं जाएगा, इतना मतलब शुरू में। अभी तो ठीक है 10 बजे तक लोग घूमते इधर उधर, लेकिन 7 बजे पूरा बंद होता था इधर, और एकदम बोरिंग
एकदम स्लो कभी लाइफ। आया नहीं मन में कि मुकेश को बोलूं मैं कि भाई मुंबई ही करिए कोई जॉब या ऐसा कुछ आया? मैं कभी भी बोली नहीं, कभी भी बोली नहीं, बहुत बढ़िया, कभी भी नहीं। मतलब जॉब जिधर है उधर ही काम करेंगे। गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मुकेश जी थोड़ा सा बताइए श्रोताओं को कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी जी, मेरे फैमिली में मेरे 3 ब्रदर्स है, मैं नंबर हूँ। मेरे 3 भैया है, तीनों भैया बड़े हैं और तीनों की शादी हो चुकी है और वे मुंबई में ही रहते हैं। उनका अपना अपना बिजनेस है तीनों का जी। और मदर फादर मेरे नहीं है अभी जी। और जी। तो जैन साहब जब मदर फादर थे और आज नहीं है जी, उन दोनों ही सिचुएशन में आप फैमिली में आपके लिए, खासकर ये आपकी फैमिली के लिए जी, इसी तरह का कुछ चेंजेस देखते हैं आप? चेंजेस तो सर बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मदर फादर तो मदर फादर ही, उनकी तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती दुनिया में जी। चाहे आप कितने भी, आप किसी भी मकाम पर हो, आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी पैसे कमा लो, आप अपनी लाइफ में कितनी भी शोहरत हासिल कर लो, लेकिन एक मदर फादर का जो वार्मनेस होता है, मदर फादर का जो एक सपोर्ट होता है, वो आप ऑलवेज मिस करेंगे। और मैं ऑलवेज उनको मिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे ब्रदर्स जो है वो आज भी हर मुसीबत के लिए तैयार रहते हैं, हर मुसीबत में साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमी तो उनकी कमी है। नहीं, खासकर मैं वही कह रहा था, आपके ब्रदर्स और उनकी फैमिली का जो आपके प्रति बिहेवियर है उसके बारे में मैं पूछ रहा था कि तब जैसा था वैसा ही आज है या उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं। और उषा जी के प्रति भी वो पूरी तरह से मतलब उनको भी समझते हैं अच्छी तरह से, उषा जी को भी? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं। और इनफैक्ट अभी तो उषा, जैसे हमारा जो ये मैरिज हुई है वो तो इंटरकास्ट है, उनका कल्चर और हमारा कल्चर एकदम डिफरेंट था। वो महाराष्ट्रियन थे पहले, मतलब महाराष्ट्रियन है, मतलब मराठी है, और हम जैन हैं। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस ये था कि वेज कल्चर और नॉन वेज कल्चर। राइट। और दूसरी बात जो खान पान में जो होती है, जो हम चीजें बनाते हैं, जिस तरह से रहते हैं, वो एक डिफरेंस था। लेकिन उषा ने यहाँ आकर सब कुछ सीख लिया और वो सब कुछ सिखाने में हमारे ब्रदर्स और हमारे भाभी जो है उनका बड़ा रोल रहा। क्योंकि पेरेंट्स तो ऐसा था कि पेरेंट्स की तो एज होती जा रही थी तो उनसे उतना नहीं हो पा रहा था, लेकिन ब्रदर्स और सिस्टर इन लॉ, भाई और भैया, मतलब भैया और भाभीियों ने मिलकर उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके बहुत कुछ सिखाया। और आज अभी ऐसा कोई महसूस भी नहीं करता कि वो अलग कल्चर से है करके। क्या बात है, बहुत जैन साहब ये बताइए कि जो परिचय सम्मेलन में जाने का जो डिसीजन हुआ आपकी फैमिली में, जी जी, तो ये डिसीजन क्या डायरेक्टली हो गया या आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि यार मेरे लिए कैसी लड़की मेरे लिए सुटेबल रहेगी, मुझे क्या करना चाहिए? फिर जब आपने ये सोचा होगा तो फिर आपने फैमिली से बात भी की होगी या फैमिली ने आपसे पूछा होगा कि मुकेश क्या इच्छा है आपकी, बताइए। जी से बिफोर मैरिज मतलब क्या माहौल रहा इसको लेकर के, थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी जी जी, एक्चुअली सर मेरी शुरुआत से ये ख्वाहिश रही थी कि अगर मुझे शादी करनी है तो मैं अपने ही जैसे किसी से करूंगा, ब्लाइंड पर्सन से ही करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेस्ट कनेक्ट हो सकता हूँ तो अपने जैसे से हो सकता हूँ जिनको सेम प्रॉब्लम है। और बोलते हैं ना कि जैसे एक फीलिंग्स का शेयरिंग, एक अंदर से फीलिंग्स की शेयरिंग और एक टच, इंटरनल टच जो होता है, वो मुझे लगता था कि मैं ब्लाइंड से ही करूंगा। तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट मतलब मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हुई LLB तक, उसके बाद जब फैमिली ने कहा कि अब शादी के लिए कोशिश करनी है तो मैं रेडी नहीं था, क्योंकि मैंने उनको ये कहा कि नहीं मुझे अपना। अच्छा, आपके केस में आपकी फैमिली ने कहा कि भाई अब शादी के लिए कुछ करते हैं तुम्हारे? जी 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 जी। मैं उस वक्त रेडी नहीं था क्योंकि मुझे आगे पढ़ाई करनी थी और मेरे मन में कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि मैं ब्लाइंड से ही शादी करूंगा। क्योंकि इस तरह का अनुभव मेरा रहा है कॉलेज में। हमारे मतलब कॉलेज में सर आप मतलब ये तो सभी को पता है कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते तो मतलब इस तरह की बिल्कुल हो जाती है। राइट। जी। तो हमारे भी कॉलेज में एक
थी, लड़की थी, ब्लाइंड थी वो, जी, तो जी। उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप थी और मुझे मन का लगता था। जिन्होंने कि- आपको इंस्पायर किया था? नहीं अच्छा, वो नहीं। अलग है। ओके ओके, ठीक है जी, वो जी अलग है, वो अलग है। जी जी जी, जी उसकी भी कहानी बहुत रोचक है, लेकिन ये जो है इनके बारे में मैं बहुत सोचा करता था। लेकिन घर वाले जो है ब्लाइंड के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। उनका कहना ये था कि नहीं, साइटेड से ही करना है, नॉर्मल से ही करना है, क्योंकि आगे डिफिकल्टीज बहुत सारी आती है। और उन्होंने इस तरह के ब्लाइंड कपल्स देखे भी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त स्थिति बहुत अलग थी 20 साल पहले। तो फिर जब उन्होंने कहा तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अब क्योंकि अब हमारे पास तो ऐसा था कि कोई डिसीजन पावर तो थी नहीं, क्योंकि हम तो जो स्टूडेंट थे जी। और घर का जो माहौल था, घर के जो संस्कार थे या घर का जो नियम था, उसको तो आप मानना ही था। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, जी। फिर हमको उसको डिसीजन को मानना पड़ा जी। ये बात हो गई जी, बहुत खूब। तो उषा जी को कब बताया आपने अपनी फ्रेंड के बारे में? जी, उषा को तो मैंने उषा को जो है मैंने फ्रेंड के बारे में जो है, जब हम 3 महीने बातें करते थे, मार्च से जून तक वगैरह बातें करते थे हमारे परिचय के बाद शादी तक, तो मैंने बात बता दी थी, तो उनको उससे कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि अब ये है कि अपनी अपनी चॉइस या अपना अपना एक बोलते हैं ना डिसीजन होता है, लेकिन अब ये डिसाइड किया है तो फिर अब उन चीजों का तो कोई मायने नहीं रखता। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि जैसे हम हमारे बेटर हाफ से कुछ छुपाते नहीं है, तो वही वाली बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट वो मैंने उनको बता दिया था और उन्होंने भी इसको माना, क्योंकि वो भी खुद अब हैंडीकैप है, तो इन सब बातों को वो फील कर सकते हैं, उनको वो मतलब महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये फीलिंग इस तरह की आती है कि जो भी हैंडीकैप होते हैं तो वो हर कोई चाहते हैं कि सेम डिसेबिलिटी से हो, जिससे कि हम अपने आप को बेटर कनेक्ट कर पाए दूसरे से। यस जी जी जी। आप कुछ और बताना चाह रहे थे शायद अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में, या बिफोर जॉब या बिफोर मैरिज कुछ बताना चाह रहे थे आप? जी बताइए। जी जी जी। एक्चुअली जब मैंने ये सोचा था कि मैंने जो मेरे साथ फ्रेंड थी, ब्लाइंड थी, तो उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप मतलब हुई थी, तो हम अक्सर घूमने भी जाया करते थे कई बार वगैरह। तो घर में ये बात पता नहीं थी, लेकिन अचानक एक बार घर में बात की भनक लग गई। तो मेरे भैया जो है बहुत स्ट्रिक्ट थे इन मामलों में, तो भैया ने सोचा कि एक बार जाकर देखते हैं कि इनकी एक्टिविटी क्या है करके। बताइए कि क्या होता है इनके यहाँ। और संयोग ऐसा बना कि हम कॉलेज से दोनों घूमने चले गए किसी होटल में जाने के लिए, और उसी वक्त हमारे भैया भी कॉलेज में पहुंचे। वाह। तो हम जहाँ जा रहे थे, भैया ने पीछा किया, भैया ने सब कहा, हम होटल में गए, खाना खाए, फिर निकल गए। तो फिर मैं घर पर आया और तो भैया पूरा वॉचिंग कर रहे थे आप लोगों को? हाँ, पूरा वॉचिंग कर रहे थे। तो जब मैं घर पर पहुंचा, उसके 10-15 मिनट बाद भैया भी पहुंचे। उसके बाद भैया ने बोला, ऐसे ही पूछा, हम लोग खाना खाने बैठे थे, भैया ने पूछा कहाँ गए थे? मैंने कहा कॉलेज गया था। तो आप कॉलेज से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कॉलेज में कहाँ से लौट रहे हो, क्या किया? मैंने बताया मैं कॉलेज में अभी क्लास करके आ रहा हूँ करके। तो उन्होंने बोला सच बता रहे हो? मैंने तो कह दिया सच बता रहा हूँ, क्योंकि इस बात की भनक तक नहीं थी हमें। तो उन्होंने कहा सही बता रहे हो? दोबारा पूछा। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो फिर भैया ने कुछ जवाब नहीं दिया, हालांकि भैया ने मुझे एक चाटा लगा दिया। आप बड़ा भाई आखिर पिता समान होता है ना? अधिकार रखते हैं ना भाई, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल पिता के समान होते हैं बड़े भाई, तो समान होते हैं, और उन्होंने लाइफ में उतना किया भी है, तो उनको वो अधिकार है बहुत निश्चित, और आज भी करते हैं निश्चित रूप से। और जो प्यार करता है वही हमें एहसास भी दिलाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, चाटा लगा दिया। तो मैं एकदम सन्न हो गया कि ये क्या हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब कि क्या तुम ये कर रहे थे, क्या तुम्हें ये शोभा देता है इस तरह का? फिर उन्होंने बताया कि अब वहां गए थे, यहाँ गए थे, क्या ये सही है? मतलब उन्होंने काफी डांट लगाई और उन्होंने बोला कि आज के बाद तुम उसे मिलोगे नहीं, और अगर मिलोगे तो तुम्हारा हम कॉलेज बंद करवा देंगे। ओहो जी। उसके बाद मैं काफी सारा डिप्रेशन में भी चला गया था।
अच्छा। मतलब अलग, हाँ काफी डिप्रेशन में। काफी फील हुआ होगा ना आपको कि भाई कैसे अब रिएक्ट करेंगे, उनको कैसे बताएंगे। हाँ, और वो एक्चुअली सर क्या है, कॉलेज का टाइम होता है, उस वक्त हमको भविष्य की इतनी बातें हम नहीं सोच सकते हैं कि क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं है क्या है, क्योंकि वो एज ही उस तरह की होती बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो सही क्या है गलत क्या है उतना हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं जी, तो जी। लेकिन बस अपने आप में मैं अपने आप को बस कोसते जा रहा था, अपने आप को डिप्रेस करते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ इतना तक नौबत हो गई थी कि मुझे लगा कि लाइफ इज नथिंग। तो वाकई में उस दिन के बाद आप नहीं मिले उनसे कभी? नहीं, उसके बाद मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन कहते हैं ना, भगवान यदि कहीं पर एक राह आपकी खत्म कर देता है तो आपके लिए वो नया उगता सूरज भी लाता है। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में गया था और मुझे कुछ भी मन नहीं हो रहा था करने का। मैं कॉलेज जाता था और वहां पर एक कॉमन रूम हुआ करता था, रेस्ट रूम बोलते हैं जिसको, वहां जाकर बैठ जाता था, क्लास अटेंड नहीं करता था। इतना डिप्रेस्ड में हो गया था मैं। उसके बाद फिर क्या हो गया, 1 महीने बाद करीब एक्चुअली क्या होता था कि हमें बुक्स पढ़ने के लिए रीडर्स की जरूरत पड़ती थी। तो हमने पेपर में दिया हुआ था कि हमें रीडर्स की जरूरत है, कोई यदि हमें कांटेक्ट कर सके, हमारी बुक्स को रीड कर सके। तो एक वॉलंटियर थी, उसने ये पढ़ा, एक लड़की थी मतलब जो खुद एज अ लॉयर थी, उसने पढ़ा जी, जी, जी। और उसने पढ़ा और उसने सोचा कि हम जाके कॉलेज में इससे मिलेंगे करके। तो एक बार वो कॉलेज में मेरा नाम लेकर आई, मुझे खोजते खोजते आई और मुझसे मिली। और उस दिन जब मुझसे मिली तो उसके बाद एज अ वॉलंटियर नहीं, मेरी वो एज अ सिस्टर बनकर रह गई। मतलब उसने मेरे लाइफ में इतना चेंजेस किया, मतलब वो सिर्फ रीडर, एज अ रीडर मेरे लाइफ में आई, मतलब एज अ फैमिली मेंबर वो हो गई। हाँ, एज अ फैमिली मेंबर, जैसे कि भाई एज अ गार्जियन, लेकर जाना, होटल्स में जो ईटिंग एटिक्वेट्स होते हैं वो सिखाना, और बाहर जाते हैं तो हम कैसे मैनर्स करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सब सीखना, वो सब सिखाना वगैरह। बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में साइटेड के साथ किस तरह से अच्छे रहते हैं वो करना। पूरा एक तरह से आपकी तो लाइफ को उन्होंने मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब एक बोलते हैं ना, डिप्रेशन से जी बाहर ला दिया, डिप्रेशन से मुझे। जी, जी, जी। मतलब भगवान ने, बोलते हैं ना, एक भगवान बनकर उनको भेजा मेरे लाइफ में। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके लिए एक मतलब वो तो एक उम्मीद की किरण बनकर के आई जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब इतनी मेरे लिए इंस्पायर्ड होगी क्योंकि वो लॉ से थी और मैं भी उस टाइम पे डिप्रेशन में गया हुआ था। तो उसको एज अ लॉयर देखकर मुझे भी फिर लगा कि मुझे भी लॉयर बनना चाहिए। तो इस जरिए फिर मैं अपना लॉ प्रोफेशन चुना ग्रेजुएशन के बाद, और लॉ मैंने कंप्लीट किया। मतलब एज ए इंस्पिरेशन मेरे में इसमें आई। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन जैन साहब एक बात बताइए जी, जब आपकी फ्रेंड को आपने आपके डिसीजन के बारे में बताया होगा जी, तो उनका रिएक्शन क्या था? फ्रेंड का जो ब्लाइंड आपकी जो फ्रेंड, एक्चुअली उसके साथ तो देखिए ऐसा था कि उसको तो वो तो एग्री थी, मतलब उसे तो करना ही था, लेकिन उसके पेरेंट्स वगैरह जो है वो नहीं, आपने ये बताया होगा ना कि भाई अब आप नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं रिलेशन रखेंगे। नहीं, एक्चुअली वो क्या, वो एक्चुअली काफी सूझबूझ मतलब थी उसमें। इनफैक्ट उसने ही मुझे समझाया कि अगर आपके घर वाले नहीं चाहते हैं तो फिर हमें मिलने में कोई ये नहीं है, हम क्यों मिले, फिर हम इसको क्यों आगे कंटिन्यू करें। मतलब अगर आपको इससे प्रॉब्लम होगी तो क्यों कंटिन्यू करें, हम एज अ फ्रेंड बन के रहेंगे, क्यों अपने को। मतलब उसने मुझे समझाया, यानी वो बहुत सुलझी हुई थी। निश्चित रूप से एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं दोस्तों, श्रोताओं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आप सभी को एक बार फिर से भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करें और जो है आज हर भारतीय संकल्प ले कि हमें इस आजादी का मान बढ़ाना है और इस देश को विश्व गुरु वापस से बनाना है, देश को आगे ले जाना है, और साथ साथ रेडियो मधुबन को भी सुनते जाना है। सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, आज मुकेश जी और उषा जी के साथ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। जी मुकेश जी। जी तो बड़ी जबरदस्त कहानी ये बताई आपने, आपकी
जो कॉलेज लाइफ की, और ये हर किसी के जीवन में किसी न किसी एक इस तरह के व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, जो कि उनकी लाइफ की जो दिशा है उसको बदल दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। क्या बात है, बहुत खूब। तो उषा जी मतलब आज तक कभी कुछ ऐसा लगा कि मतलब जो फिजिकल जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो लाइफ में, कहीं दिक्कत हुई हो आपको किसी भी तरह के काम में? कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी ऐसा लगा कि मुकेश जी से कुछ आपको शिकायत रही हो कि यार मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज इनकी थोड़ी ठीक हो जाए और वो आज तक नहीं हो पाई हो? ना ये लगता है लिस्ट लंबी है। लिस्ट लंबी नहीं है, कोई लंबी लिस्ट ही नहीं है। अच्छा। लेकिन एक सस्पेंस है, वो किसी को जग जाए, मतलब किसी को बताना नहीं है। अच्छा, वो बताना नहीं है। वो अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर बताऊंगी तो फिर वो नहीं करेंगे ना। वो नहीं होगा ठीक, राइट। बस तो वो ऐसा सब कुछ नहीं करना कि किसी को बताना नहीं, अपने आप सुधारेंगे। वो आपने सस्पेंस कह दिया तो बात खत्म हो गई। बस उसको पता चला है वो क्या बात है। हंस रहे हैं, बहुत जोर से हंस रहे हैं एकदम। बहुत तेज हंसते हैं। अब उन्होंने सोचा नहीं होगा ना कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। वो बोलते हैं ना क्या उसमें, वो क्या दुखती रग में उंगली लगाते हैं ना, वैसे टाइप। देखो क्या बात है, क्या बात है। तो उषा जी, आप का जो बनाई हुई डिश है कौन सी पसंद है मुकेश जी को सबसे ज्यादा? पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। क्या बात है, वाह। और कौन कौन है उषा जी फैमिली में? अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं आप लोग? यहाँ पे तो कोई नहीं है। मेरे भाई है, 2 बड़े भाई है और भाभी है, उनके बच्चे हैं। वो सब मुंबई में? हाँ, मुंबई। छत्तीसगढ़ में मेरा कोई भी नहीं है, बॉम्बे में ये सब जो भी है बॉम्बे में। इधर में और मुकेश का कोई भी ऐसा, मतलब एक बेटी बस, और कोई ऐसे सगा इधर कोई है नहीं हम लोग का। मैं वही तो पूछ रहा था कि गुड़िया मतलब है आपकी छोटी? अच्छा, मीठी। क्या नाम है उनका? नाम मीठी रखा हम लोग, मतलब हम लोग ऐसे सोच, क्योंकि वो मीठी है, स्वीट है। नहीं उसका क्या हुआ कि उसका नाम मीठी रखा, कि जैसे पहले वर्ड उसने सुना है हम लोग से, मतलब 2 मुख से उसका वर्ड पहले आया ना, तो इसलिए हम लोग उसका नाम मीठी रखा। ओह, दैट्स गुड। बहुत स्वीट एकदम। अरे वाह, क्या बात है। और स्कूल का नेम क्या रखा आपने? रूही नाम रखा हम लोग, स्कूल नाम रखा है। वो से मतलब नाम मैंने दूसरा सोचा था, लेकिन वो नाम बोल रहे कि मतलब ठीक नहीं है, मतलब हम लोग जैन है ऐसा वगैरह बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि उसका अलग से थोड़ा, मतलब राही नाम रखा था उसको मैं। अच्छा, राही, मतलब हम की राही है वो, मतलब राह दिखाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए उषा जी कि जो है मतलब गुड़िया समझती है आप दोनों की प्रॉब्लम्स को? अभी तो थोड़ी बड़ी हो गई होगी। हाँ, बहुत। मेरे से ज्यादा मुकेश की ज्यादा प्रॉब्लम समझती हूँ। अच्छा, वाह। अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, तो मम्मा आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं पापा को, मुझे डांट देती। अच्छा, पापा को आपको पता है ना पापा को क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलती। मुझे बोल देगी कि मम्मा आपको पता नहीं है कि पापा को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं पापा को, ऐसा बोलती। मतलब मुझे डांट देती हो, मतलब पापा को कुछ नहीं बोलना है उसके। आप मुकेश जी को, मम्मी को कुछ भी कोई बोले, पापा को कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप मुकेश जी को ठीक करते हैं, वो आपको ठीक करती। हाँ, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है, लेकिन वो कैसे बोलते, मैंने कुछ बोला ना कि यार ये क्या किया, ये बराबर नहीं किया, ऐसा नहीं होना है, तो वो क्या बोलते हैं, मम्मी आप ऐसे कैसे बोल रहे पापा को, आपको पता है ना। मतलब मुझे बोल रहे कि पापा को क्या प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं क्या। तो आपके जो परिचय सम्मेलन में आप गए थे उषा जी, उससे पहले कहीं कोई ऐसी घर में बात हुई थी कि भाई तुम्हारी भी शादी करनी है, भैया ने पूछा हो? नहीं, कोई बात ही नहीं थी उससे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले पैथोलॉजिस्ट करना सोच रही थी, फिर मैंने जॉब कर रही थी पहले, मैंने मतलब मेरा कॉलेज भी चल रहा था और जॉब भी चल रही थी, तो उसी इसमें मेरे पापा का डेथ हो गया था। ओह, अच्छा जी। 1999 को मेरे पापा का डेथ हो गया था जी। तो फिर मैं थोड़ा सा ये लगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे ना,
वो बाहर थे बेंगलोर में जी और मैं, मम्मी और पापा तीनों जन रहते थे। जी और उसके लिए पापा का तबीयत भी ठीक नहीं था एक्चुअली। मेरे जी पापा का तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर मैं जॉब भी करती थी मतलब। तो वहां से मैंने कॉलेज, मैं कुर्ला में कॉलेज जाती थी, स्वदेशी मिल साइन में ना, साइन में स्वदेशी मिल है। उसके बाद मैंने कॉलेज करने के बाद मैंने ITI करती थी कुर्ला। जी जी तो वहां से मैं कुर्ला आती थी, फिर कुर्ला से मैं थाना जॉब करने जाती थी जी ऐसे मेरा सब परेड चलता रहता था सुबह से। और रात को 9:20 को मैं घर पे पहुंचती थी बराबर। जी सुबह 5 o'clock घर से निकलती, रात को 9:20। तो इसी बीच मेरे पापा का भी डेथ हो गया, तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए जॉब कर दिया, मतलब छोड़ दी। जी और फिर कॉलेज भी मेरा रह गया था, फिर लास्ट ईयर था वो पूरा कर दिया मैंने। और फिर मैंने पैथोलॉजिस्ट करने का सोच लिया, क्योंकि वहाँ पे ही जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे ही मैडम थी, तो बोली कि आप मेरे यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मतलब कि ठीक है ना, मुझे सीखने को भी मिलेगा और एज ए जॉब भी हो जाएगा। क्या बात। हाँ बस। तो उसी बाद में मेरे भाई भी 1 साल बाद वापस आ जाएंगे, तो फिर हो जाएगा सब मैनेज। ऐसा मुझे सोच रही थी, इतना ऐसे करके करके जॉब करते करते इनका ये आ गया। 2002 में मेरी शादी भी हो गई, मतलब 2001 के आसपास मैं जॉब कर रही थी, मतलब शादी के दिन तक कर रही थी। यस, शादी के एक पहले दिन तक मैं जॉब कर रही थी। क्या बात है। उसके बाद हुई कभी बात की भाई जॉब करनी है दोबारा, ऐसा कुछ हुआ? हाँ मैंने बोला था, लेकिन इनकी मम्मी पापा नहीं माने। अच्छा। मैंने यहाँ पे आके भी मुझे हॉस्पिटल में जॉब के लिए पूछा भी था, NTPC हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं पैथोलॉजिस्ट है तो कोई ये नहीं है, तो उन्होंने मुझे पूछा भी था। लेकिन मम्मी और पापा बोले कि नहीं, आप सिर्फ मुकेश का जॉब करो बस, और कुछ नहीं करना। और मुझे थोड़ा लगा कि क्यों मैं जॉब क्यों नहीं कर सकती जी। लेकिन पापा ने मुझे समझाया कि आज जॉब कर रही है ठीक है, मतलब अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़े दिन बाद मतलब जॉब करते करते बोलेंगे कोई लेट आएगा, तो मैं भी बोल सकती ना, मैं भी तो जॉब कर रही हूँ ऐसे। तो ये दोनों का झगड़ा हो जाएगा, बोल रहे पापा मेरे बोल रहे थे तभी। जी जी जी। जॉब कर रहे हैं, तुम भी जॉब करोगी, एक दिन थक हार के आओगे तो बोलेगी कि ऐसा कभी मौका न होना चाहिए, तब इसके लिए तुम मत करो जॉब, मुकेश को जॉब करने दो बस। क्या बात है। तो जैन साहब, बहुत ही जबरदस्त बातचीत आप लोगों से चल रही है। मैं चलते चलते ये पूछना चाहूंगा मुकेश जी आपसे जी कि मुंबई तो बड़ी, मतलब कहते हैं माया नगरी है, बड़ी फास्ट वहाँ की लाइफ है जी। आपने राजस्थान का कल्चर भी देखा है, वहाँ की लाइफ भी देखी है जी। और मुंबई और छत्तीसगढ़ भी आपने देखा है जी जी। आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि जैसे मुंबई में चीजें थोड़ी सी एक किसी भी मतलब फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति के लिए आसान है, वहाँ लोग समझते हैं, लोगों का बिहेवियर थोड़ा पॉजिटिव रहता है। आपको क्या लगा, आपने क्या महसूस किया? बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा है कि बॉम्बे में जब हमने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो उस वक्त हमने बिल्कुल ये महसूस किया कि वहाँ पर लोग जो है काफी सेंसिटिव है, हेल्पफुल है, और मतलब हर तरीके से आपको हेल्प मिल जाती है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में हम आए हैं, जरूर वर्क जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का इलाका ऐसा है कि हमने कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं आज तक, कि मैं अकेला स्टिक लेकर कहीं घूमूं, कहीं जाऊं, इस तरह से मैं हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन मुंबई जैसा शहर है, वहां पर इस तरह का मैंने देखा कि जैसे अगर आप मान लो अकेले भी आप रास्ते पर चल रहे हो, अगर आप 2 मिनट के लिए खड़े भी हो जाओगे रास्ते के किनारे, तब आपको कोई भी आपको आकर पूछेगा कि भाई साहब आपको कुछ हेल्प चाहिए, कहीं जाना है, रोड क्रॉस करना है, आपको कहाँ जाना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने जैन साहब जी जी जी। और मैं बताना चाहूंगा कि वैसे मैंने इंडिया में मतलब कई तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे शहरों का मैंने दौरा किया है जी जी। दिल्ली है, हैदराबाद है, कई जगह, कलकत्ता है, कई जगह मैंने शहर में ये किया है। लेकिन मुंबई में जितनी इंसानियत मैंने देखी है, जितना सहयोग मैंने देखा है लोगों का, उतना शायद ही मैंने किस तरह का सहयोग जो है किसी शहर में देखा। वाह वाह वाह। और जैन साहब, ये जो मैट्रिमोनियल वाला मुद्दा है,
खासकर जी 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 इसको जी, लेकर जी, के हमारा ये प्रोग्राम है। इसमें आपका क्या मानना है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं वहां भी या वहां नहीं है? देखिए सर, ये बात जो आपने कही है वो तो बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। दृष्टिबाधित साथी के लिए चाहे वो किसी भी तरह का माहौल हो, चाहे वो एडवांस जगह, मतलब चाहे वो शहर में रह रहे हो, चाहे वो गांव में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, चाहे दृष्टिबाधित साथी अपने लाइफ में वेल सेटल्ड हो या अपने लाइफ में जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसके लिए विवाह की प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम तो होती ही है। ये प्रॉब्लम हर जगह है, हर जगह। इनफैक्ट आप यदि देखेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्प कर रहे हैं, आपको अगर हेल्प करने के लिए कोई लेडी आ रही है, कोई फीमेल आ रही है, आपको वो हर तरह की हेल्प लाइफ में कर देगी जो आप कहेंगे जिस भी तरह का पॉसिबल है। लेकिन यदि आप उन्हें ये प्रपोजल देते हैं फैमिली को मैरिज के लिए, तो उनकी नामंजूरी वहां जाकर के ही बात है वहां पर ही खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त अनुभव आपका जैन साहब, और यही विषय है कि आज भारत की आजादी के 75 वर्ष के बाद भी समाज में ये समझ नहीं आई है, समाज में ये अवेयरनेस नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई। कोई व्यक्ति अगर फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है लेकिन वो किसी का जीवन साथी बन सकता है, वो अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से चला सकता है, और यही शायद हमारे समाज को समझने की आवश्यकता है। जी जी, और स्पेशली सर मैं सॉरी बताना चाहूंगा, ये जो प्रॉब्लम है मैट्रिमोनी की, हो सकता है अदर फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए भी चुनौती हो, लेकिन कंपैरेटिवली दृष्टिबाधित साथी के लिए बहुत ज्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज जैन साहब इस कार्यक्रम में आप दोनों से बात करते करते समय कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। 50वां कार्यक्रम, लेकिन 60 मिनट तक वो पहुंच गया है। जी सर। तो आज तो लगता है कि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगा उषा जी चलते चलते आज क्या संदेश देंगे। आज भारत की आजादी का भी दिन है और 50वां हमराही का कार्यक्रम भी है, तो उषा जी पहले संदेश दे हमारे श्रोताओं को, और फिर मुकेश जी आपसे भी हम संदेश लेंगे। क्या कहना चाहोगे लोगों को? आज आप लोगों को क्या मैसेज देंगे उषा जी? क्या बोल सकते हैं हैंडीकैप के लिए? बताओ, संदेश दो, कुछ भी बताओ, ये संदेश नहीं देना। कोई बात नहीं, वो वैसे ही ऑलरेडी उषा जी ने अपनी सारी बातचीत में संदेश दे दिया है। तो जैन साहब, आप उनकी तरफ से और आपकी तरफ से आज के 15 अगस्त के दिन और हमारे हमराही के 50वें एपिसोड के मेहमान बनते हुए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं वैसे बताना चाहूंगा कि उषा जो है मेरी हमराही है निश्चित रूप से, और मैं तो समझता हूँ कि वो एक पत्नी है, एक माँ है, एक बहन है, सब रूप में वो मेरे लिए है। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जहाँ पर मैं अकेला हूँ, तो हर मोड़ पर वो मेरा साथ देती है। बावजूद कि वो हैंडीकैप्ड है, लेकिन सुबह उठकर घर के सभी काम रात तक वही करती है। मुझे ऑफिस ले जाना, आना, ले जाना वही करती है। 4 व्हीलर्स ड्राइव करती है, 2 व्हीलर्स ड्राइव करती है, मार्केटिंग करती है, हर काम वो कर लेती है। तो जहां तक बात संदेश की है, तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हमारा समाज दृष्टिबाधित साथी के लिए एक उंगली पकड़ाकर यदि हमारा सहयोग करें, यदि वो भी हमें यदि एक समाज का एक अहम हिस्सा माने, यदि वो भी हमें यदि एक उन्हीं की तरह दर्जा दे, तो मुझे लगता है कि समाज में काफी उन्नति हमारी भी हो सकती है। हम उनके साथ भी कंधा मिलाकर हम चल सकते हैं। केवल हमारे में जो विकलांगता है शारीरिक है, लेकिन मानसिक रूप से हम बिल्कुल विकलांग नहीं है। हम उनका सहयोग करने के लिए, हम उनके साथ साथ चलने के लिए हम भी हौसला रखते हैं। यदि वो एक उंगली पकड़ा दे तो हम भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, वाह, बहुत खूब जैन साहब। तो श्रोताओं, आज आपने सुना मुकेश जी और उषा जी को। आप दोनों का रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए।
और हमारे श्रोताओं को प्रेरित करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी और समस्त रेडियो मधुबन की टीम को और सभी सुन रहे श्रोताओं को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी जी, तो श्रोताओं, आज स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः पूरे रेडियो मधुबन परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन संकल्प लें कि समाज में दिव्यांगता जैसा शब्द ही नहीं हो, समाज की डिक्शनरी से ये शब्द ही खत्म हो जाना चाहिए एक दिन। अगर ये हम संकल्प लेते हैं तो जब आजादी के 100 साल की वर्षगांठ हम मना रहे होंगे, तब शायद हमारा भारत सचमुच सही मायने में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा और ये देश सामाजिक रूप से बहुत ही सशक्त और बहुत मजबूत बन जाएगा। रेडियो मधुबन को सुनते रहिए सातों दिन इसी तरीके से। रेडियो मधुबन का ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो मधुबन के नाम से प्ले स्टोर से, और कॉल करें 9414151415 पर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें आप सबकी सराखों पर। और हमेशा की तरह रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के